हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है? हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है। जब उस स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ हम कोप नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं और फिज़िकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उस कंडीशन को हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट कुछ भी हो सकता है। कोई भी उस चीज़ को हम स्ट्रेसर बोलते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और वरी होता है और उसके कारण हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, तो उसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। तो ये स्ट्रेसर कुछ भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ या वर्क इश्यूज़, जैसे जॉब से निकाल देना और नई जॉब का नहीं मिलना, और किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, या किसी नए एनवायरनमेंट में एकदम से चेंजेस, किसी नए एनवायरनमेंट में चले जाना। तो ऐसी सब कंडीशन को हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। Inability to adjust to the stressful events which cause one or more psychological symptoms with physical symptoms is known as adjustment disorder. तो ऐसी कंडीशन जिसमें हम स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिज़िकल सिम्टम्स दिख रहे हैं, उस कंडीशन को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कोर्स एंड ड्यूरेशन, कि कितने परसेंट पॉपुलेशन में होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है और कितने लंबे समय तक ये प्रॉब्लम या ये डिसऑर्डर चलता है। तो इसमें है ये 2 to 8% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है। फीमेल्स में और एडोलेसेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है इन कंपैरेटिव टू अदर एज ग्रुप्स एंड मेल्स। इसका ड्यूरेशन लेस देन और अप टू 6 मंथ्स होता है। 6 मंथ्स या उससे कम तक ये डिसऑर्डर रहता है और यूजुअली उसके बाद ठीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। जो इसका मेन कॉज है वो है कि किसी भी स्ट्रेसर का प्रेजेंट होना, किसी भी स्ट्रेसर के अचानक से आ जाने की वजह से ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। और ये जो स्ट्रेसर्स हैं वो एज के साथ वैरी करते हैं। ये हर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या अलग अलग एज ग्रुप के लिए स्ट्रेसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडल्ट्स के लिए स्ट्रेसर डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, मैरिज प्रॉब्लम्स होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, वर्क में प्रॉब्लम्स आना, या अचानक से नई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाना जो कि निभा नहीं पा रहे हैं। देन नेक्स्ट है एडोलेसेंस और चिल्ड्रन के लिए स्ट्रेसर्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे स्कूल प्रॉब्लम्स होना या फैमिली प्रॉब्लम्स होना, पेरेंट्स का सेपरेट हो जाना और उसकी वजह से बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में चेंज आने की वजह से। फॉर एग्जांपल अचानक से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल जाना, फ्रेंड्स चेंज होना, सब्जेक्ट्स चेंज होना, ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम होना या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होना। फिर उसके बाद स्कूल से एकदम कॉलेज चले जाना, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, नए क्लासमेट्स, फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होना, या बहुत सारा वर्क और स्टडी का बर्डन हो जाना, एकदम से होम एनवायरनमेंट से अलग होके हॉस्टल का एनवायरनमेंट, कॉलेज का एनवायरनमेंट, पेरेंट्स से सेपरेशन। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एडोलेसेंट्स के लिए या बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में फर्स्ट है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में देखेंगे कि क्या क्या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के पेशेंट्स में दिखते हैं। रिबीलियस और इम्पल्सिव बिहेवियर। रिबीलियस मतलब स्टबन या ज़िद्दी बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एक्ट आउट करना, या ऐसे एक्शंस और वर्ड्स को बोल देना या एक्ट आउट कर देना जिसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में हम नहीं सोचते कि उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसे इम्पल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एंग्शियसनेस होना, सैड और होपलेस फील करना। फंसा हुआ फील करता है पेशेंट कि वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गया, वो वहाँ से निकल नहीं पाएगा। क्राइंग कॉमन दिखती है ऐसे पेशेंट्स में। वो खुद को विड्रॉ कर लेते हैं सोसाइटी से और फ्रेंड्स से, फैमिली से विड्रॉ कर लेते हैं और अकेले रहते हैं।
इन पेशेंट्स में डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखते हैं, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी टास्क को अच्छे से कर नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, और इन सब प्रॉब्लम्स के होने की वजह से सुसाइडल थॉट्स भी दिखते हैं पेशेंट्स में। देन हम नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में है इंसोम्निया, दैट इज़ प्रॉब्लम विद स्लीपिंग और डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग या एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट्स जिसे हम कभी भी बोलते हैं, फटीग, थकावट होना, बॉडी पेन और इनडाइजेशन, प्रॉब्लम्स विद डाइजेस्टिव सिस्टम। देन नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ओवर पावरिंग सिम्टम्स, कि कौन सा सिम्टम ओवर पावरिंग है या कौन से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, उसके बेसिस पर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को 6 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड। जिन लोगों को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर डायग्नोस होता है उनमें अगर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस और विड्रॉ, क्राइंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं या ओवर पावरिंग सिम्टम होता है, वो किसी एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करते जैसे वो पहले करते थे, तो एक सडन चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ बिहेवियर आता है जो कि डिप्रेस्ड मूड के जैसा होता है, तो हम उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड बोलते हैं। इसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं बोल सकते, पर ये किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के होने की वजह से होता है और डिप्रेसिव सिम्टम्स ज़्यादा ओवर पावरिंग होते हैं, तो हम इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद एंग्जाइटी। जब एंग्शियसनेस ज़्यादा होती है, वरी ज़्यादा होता है, ओवरवेलमिंग बिहेवियर दिखता है पेशेंट में, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद एंग्जाइटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद मिक्स्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड। अगर एंग्जाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स दोनों एक साथ दिखते हैं तो हम इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद मिक्स्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट। अगर कंडक्ट में चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के साथ, जो कि मेनली इन्वॉल्व करते हैं बिहेवियर और कंडक्ट इश्यूज़, तो हम उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट बोलेंगे। अब कंडक्ट क्या है? कंडक्ट हम उन बिहेवियर को बोलते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल के कैटेगरी में आते हैं। अगर कंडक्ट अच्छा है तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, वो बिहेवियर्स जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो चीज़ें, वो बिहेवियर शो करते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, तो उसे मिसकंडक्ट बोलते हैं। तो अगर इस कंडक्ट में डिस्टर्बेंस आता है और यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का, तो हम उस एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रेकलेसली ड्राइव करना, फाइट स्टार्ट कर देना बात बात में, किसी की स्कूल की प्रॉपर्टी को या कॉलेज की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, एंगर शो करना, स्टील करना और लोगों को अब्यूज़ करना, तो ये सारे जो बिहेवियर्स हैं वो कंडक्ट प्रॉब्लम की वजह से, कंडक्ट प्रॉब्लम के बिहेवियर्स होते हैं, तो हम इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स विद मिक्स्ड इमोशन एंड कंडक्ट। इसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं विद मिसकंडक्ट के बिहेवियर्स, तो जैसे कि एंग्शियस होना और बात बात पर रोना, और उसके साथ साथ ये मिसकंडक्ट के बिहेवियर्स दिखते हैं, तो हम उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स विद मिक्स्ड इमोशंस एंड कंडक्ट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। अगर इन पांचों कैटेगरी में फॉल नहीं करता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड बोलते हैं। ये यूजुअली एडल्ट्स में होता है और किसी भी प्रॉब्लम के, वर्क प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी लाउड वन की डेथ हो जाना उस वजह से, या डिवोर्स या मैरिटल इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, और कोई एक सिम्टम ओवर पावरिंग या प्रोमिनेंट नहीं होता, तो हम उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और बिहेवियर को देखने के लिए, और उसके साथ साथ फिज़िकल एग्जामिनेशन और कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, कोई अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए। और हम किसी भी डिसऑर्डर को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन ने कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं जिसके बेसिस पे हम ये डायग्नोस करते हैं कि किसी भी पेशेंट को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। तो वो क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से हैं।
फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स विद इन 3 months ऑफ ऑनसेट ऑफ स्ट्रेसर, कि जो सिम्टम्स होते हैं वो स्ट्रेसर के आने के बाद, कोई भी आइडेंटिफाइड स्ट्रेसर के लाइफ में आने के बाद सिम्टम्स 3 months के अंदर दिखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एक या एक से ज़्यादा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स विद फिज़िकल सिम्टम्स का होना ज़रूरी है, तभी हम उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलेंगे। और इन सारे सिम्टम्स की वजह से वर्क और सोशल लाइफ इम्पेयर हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है वर्क परफॉर्मेंस में और सोशल लाइफ में, तो हम उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलेंगे। फिर ये किसी नॉर्मल बिहेवियरमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो ग्रीफ के एक नॉर्मल प्रोसीजर के दौरान एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं। अगर ये उस नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है तो हम इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। पर अगर सिम्टम्स बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, 1 month 2 month या 3 months के बाद भी सिम्टम्स कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, तो हम इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये किसी अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से नहीं होना चाहिए या किसी ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और एक बार अगर स्ट्रेसर को रिमूव कर दिया जाए तो ये जो सिम्टम्स हैं, जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, वो विद इन 6 months ठीक हो जाते हैं या सबसाइड हो जाते हैं। अगर 6 months से ज़्यादा भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो फिर फर्दर एवेल्युएशन ज़रूरी है टू रूल आउट कि ये कोई और अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से तो नहीं है या कोई और डिसीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में है इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये दोनों जो थेरेपी है वो साइकोथेरेपी के अंदर आते हैं और साइकोथेरेपी ही जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के लिए। इंडिविजुअल थेरेपी में काउंसलिंग थेरेपी दी जा सकती है, जिसमें पेशेंट की हेल्प की जाती है, उनसे बात करके उनके स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और एसोसिएटेड बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें स्टेप बाय स्टेप हेल्प किया जाता है टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। देन ग्रुप थेरेपी इज़ अ टॉक थेरेपी, उन लोगों के साथ जो कि सिमिलर प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ एक ग्रुप डिस्कशन जैसा रखा जाता है इन द गाइडेंस ऑफ एन काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो ग्रुप को एंगेज करते हैं कि वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सुने, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ बांटें, जिससे कि सोशल इंटरेक्शन डेवलप होगा और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करे, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एडजस्टमेंट का एटीट्यूड डेवलप होगा। फिर नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी एक सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जो कि फोकस करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बाय चेंजिंग अनप्रोडक्टिव थिंकिंग एंड बिहेवियर इनटू प्रोडक्टिव वन। किसी अनप्रोडक्टिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है बाय एंगेजिंग द क्लाइंट इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़। जब भी ये स्ट्रेसर्स की वजह से स्ट्रेस और वरी या सिम्टम्स शो करते हैं तो उसको किसी पॉजिटिव काम में इंडल्ज करने के लिए इनकरेज किया जाता है। एक डायरी दी जाती है जिसमें वो अपने बिहेवियर्स को नोट डाउन कर सकता है और उसके बिहेवियरल चेंजेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सकता है। उसके साथ साथ उसको रिलैक्सेशन और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, जो कि उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मेकोथेरेपी में एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स, ये इनका एक सेडेटिव और कामिंग इफ़ेक्ट होता है। ये एंग्शियस बिहेवियर को एंग्शियसनेस के सिम्टम को मिनिमाइज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट्स, ये मूड को बढ़ाते हैं और जिससे कि डिप्रेसिव सिम्टम्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। थैंक यू।